प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि दिगुल गांव में बुधवार सुबह एक निर्माणाधीन मकान में 25 वर्षीय युवक का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं ग्रामीण प्रधान की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सुबह 7:30 बजे दुद्दी थाना क्षेत्र के दिघुल गांव में संतोष उर्फ दिनेश यादव नाम के एक व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बारे में इनके भाई के द्वारा बताया गया कि संतोष यादव शाम को 8 बजे खाना खाकर अपने अर्धनिर्मित मकान में सोने के लिए आ गए थे। सुबह जब इनसे फ़ोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। इनके भाई आलोक यादव मौके पर पहुँच कर देखे तो ये अपने चारपाई पर नहीं थे, बल्कि उससे कुछ कदम की दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ था। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बरेली में पुलिस ने आतंकवाद और गौकशी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीटर खोल दी है। इनमें एक आतंकी समेत 27 गौकश और गौतस्कर शामिल है। एसएसपी बरेली ने इस सभी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी का कहना है कि यह कदम अपराधों पर नियंत्रण और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है। जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं उनकी निगरानी के लिए लगातार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया है। तो जनपद में 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गोतस्करी के हैं, 2 एनडीपीएस के हैं, एक वाहन चोरी का अपराधी है और एक अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक, जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी एटीएस के द्वारा और माननीय एटीएस न्यायालय के द्वारा इसको 10 वर्ष की सजा भी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुआ था तो आतंकवादी संगठनों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने के कार्य के आरोप इसके ऊपर थे। फेसबुक के माध्यम से इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। इसकी गतिविधियों की भी निगरानी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए। इसलिए इसकी भी हिस्ट्री शीट खोली गई है और भी जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है और उनमें से जितने की भी निगरानी की आवश्यकता है पुलिस उनकी हिस्ट्री शीट खोल के और समय समय पर साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से उनकी निगरानी सुनिश्चित करती है। जो आतंकवादी है इनामुल हक सजा याफ्ता है, सजा पूरी होने के बाद भी इसकी निगरानी किस तरीके से की जाएगी और किस तरीके से? हिस्ट्री शीटरों की निगरानी के पुलिस के पास कई सारे उनका जो मैनुअल सर्विलांस है, हर तरीके की सर्विलांस का पुलिस के तरीके हैं और उसमें पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत बहुत सारे प्राविधान हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री शीटरों के जो ठिकाने हैं उनका, उनके मूवमेंट का, उनके जो सहयोगी हैं या उनके लिए जो सहानुभूति रखते हैं उनकी निगरानी कैसे की जाए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। तो एक बार जब हिस्ट्री शीट खुल जाती है तो परमानेंट पुलिस की निगरानी के जद में व्यक्ति आ जाता है। तो जो भी इस तरह के अपराधी हैं, जैसे कि एक आतंकवादी है और इसके द्वारा बहुत गंभीर अपराध कारित किया गया था, तो अब ये परमानेंट निगरानी में पुलिस की रहेगा। अन्य भी इस प्रकार के लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। हम लोग ऐसे सभी अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक तत्व ऐसा ना हो जो पुलिस के रडार में ना रहे और जो पुलिस की निगरानी में ना हो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां ईडी द्वारा कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को चार्जशीट दाखिल करने और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। और आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विरोधियों पर कर रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तानाशाही सरकार ने हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हमारे नेताओं के ऊपर ये झूठे आरोप जो लगाए हैं नेशनल हेराल्ड केस के, दोबारा केस को ओपन करा है। जब भी हमने देखा है, जब भी चुनाव आते हैं, मेरे बिहार में चुनाव है, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो एक मुद्दा, बिहार में चुनाव होते हैं कुछ नहीं मिला,
नेशनल हेराल्ड का मुद्दा इन्होंने फिर एक बार हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बार इन्होंने फिर ये मुद्दा उछाला है। जबकि इस मुद्दे में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जो पार्टी है, जो हमारी ये हेराल्ड कंपनी है, उस हेराल्ड कंपनी से हमारा कोई सा भी नेता, न सोनिया गांधी न राहुल गांधी जी एक पैसा नहीं निकाल सकते। जब एक पैसा निकालने का उन्हें अधिकार नहीं है, एक पैसा निकाल नहीं सकते, तो कहाँ से उसका इस्तेमाल कर लेंगे, कहाँ से यूज कर लेंगे, किस काम की उनकी सरकार है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने के अलावा इन लोगों का कोई और कार्य नहीं है। जब भी कहीं चुनाव आते इस तरह बदनाम करते ताकि पार्टी जीतकर केंद्र में सत्ता बने बैठे। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे हमारी रणनीति है, अगर ये इसी तरह परेशान करते रहे हमारे नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे। फिर भी नहीं मानी तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे, कांग्रेस का है। हम जेलों को टूट भर देंगे। इन्हें पता लग जाएगा राहुल गांधी की ताकत क्या, सोनिया गांधी का छेड़ा। तो इनकी सरकार को हम, अगर राहुल गांधी को छेड़ा, सोनिया गांधी को छेड़ा, बता देंगे कि हम कितनी ताकत रखते हैं। इस नेतृत्व को जिस तरीके से ईडी के दम पे और ईडी का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। हेराल्ड केस में जो इन्होंने खामोखा दोबारा से जांच बिठा करके दोबारा से उनको जो है नोटिस जारी करे गए हैं। इनको ये महसूस हो रहा है जब राहुल गांधी फील्ड में आते हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंच रहा है। अब गुजरात में जिस तरीके से हमारे नेता गए हैं और जिस तरीके से हमारा काम संगठन का वहाँ चल रहा है, उससे जो है बीजेपी सरकार जो है बहुत घबरा गई है और राहुल जी को और जो सोनिया जी को जो नोटिस जारी करा, हम इसके विरुद्ध जो है आज धरने पर बैठे हैं। बिहार चुनाव में ये हार रहे हैं, बिहार चुनाव में ये हार रहे हैं। वहाँ सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी कहा कि अगर हमारे किसी भी नेता को परेशान करने की, नाहक परेशान करने की, झूठे मामलों में फंसाने की अगर कोशिश भी करी तो कांग्रेस दिखा देगी सड़कों पर कि कांग्रेस। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी से सांसद इमरान मसूद ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे में इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। हाल ही में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने हैदराबाद के कार्यक्रम में जिस पर हम सत्ता में आए तो 1 ही घंटे में पूरा सिस्टम पलट देंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भाजपा से महानगर अध्यक्ष जुनोई। सर, कैसे देखते हैं सांसद साहब के बयान को? मुंगेरी बने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, सहारनपुर की जनता, भारत की जनता ऐसे तत्वों को भली भांति पहचान गई है। ये दंगा कराने वाले लोग हैं, ये चोरी कराने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। हमारी जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को, वो कभी पूरे नहीं होंगे। ये तो साफ तौर से कहते हैं कि राम मंदिर कमेटी का सदस्य भी मुझे बना लीजिए क्योंकि मैं राम जी का वंशज हूँ। चोला बदलने से आदमी का चरित्र नहीं बदलता। जैसे मैंने पहले भी कहा, जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। जनता झांसे में नहीं आने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सदर विधायक राजीव गुंबर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं सांसद साहब के बयान को? निश्चित रूप से कुछ लोगों को विवादों में रहने का शौक है। कभी वो टिप्पणी करते हैं मोदी जी के ऊपर, कभी लोगों को सबक सिखाने की बात करते हैं। इस देश के लोग अब बहुत समझ चुके हैं। आपने एक झूठ बोलकर, ठीक है, झूठ बोलकर आपने सत्ता प्राप्त कर ली, आप सांसद बन गए, लेकिन आज आप लोगों के तो 1 घंटे में सबक सिखा देंगे। इस देश की जनता बड़ी जागरूक है, वो जानती है कि देश का असली सेवक कौन है। देश के लिए जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें हित किसका है, इसलिए जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और इन्हें जब सत्ता नसीब होगी तभी तो देखेंगे। और या बदमाशी करके देखना चाहते हैं तो भी खुल के बताएं, लेकिन अब इन्हें कोई सत्ता नसीब नहीं होने वाली, इनकी कोई सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया। आज ईडी ने इनके नेता राहुल गांधी और इनकी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बहुत ही जल्द ये भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएंगे और जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, चाहे उनके कितने भी बड़े नेता हो या कितने भी बड़े कार्यकर्ता हो, कोई नहीं बचेगा। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। 2024 में विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था संविधान को लेकर। अगर भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती है तो संविधान की हत्या कर दी जाए। एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन चलाकर इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन आज 1 साल हो गया सरकार को,
कहीं कोई संविधान में परिवर्तन करने की बात नहीं है। हम सब लोग बाबा साहब के संविधान का अनुसरण करके उसका पालन करने वाले लोग हैं। मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होगा जिससे हमारे अनुसूचित वर्ग का अहित हो। इन्होंने उस समय वो झूठ चलाया, कुछ हमारे लोग बहक गए जिससे इन्हें पॉलिटिकल फायदा मिल गया, कुछ सीट हमारी कम जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बात का साक्षात उदाहरण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए एक इतना बड़ा बहुमत देने का काम सरकारों को किया है। आप आने वाले चुनाव में भी किसी पार्टी को कोई वोट नहीं मिलने वाला, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, गरीब कल्याण की नीति, आम व्यक्ति के कल्याण की नीति, गरीब मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड में बिल लाना, इन सब नीतियों को देखते हुए आज जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। अभी सवाल वक्त बिल संशोधन को लेकर आप देखते हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हिंसा हो रही है, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मैं उस प्रकरण की जितनी निंदा की जाए ज्यादा उतनी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है बंगाल के अंदर, लोकतंत्र को पैरों तले कुचला जा रहा है, वहां की माताओं, बेटियों, बहनों के साथ बदतमीजी की गई, हिंदुओं के घरों को लूटने का काम किया गया। सरकार आंख बंद करके तुष्टीकरण की नीति चलते उन दंगइयों का संरक्षण देने का काम कर रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व है और इस बात की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वक्फ बोर्ड कहीं हिंदुओं के हित के लिए मुसलमानों के हितों पर अंकुश लगाने का काम नहीं है। मुसलमान के हित के लिए, गरीब कल्याण के हित के लिए वक्फ बोर्ड कानून लगाया गया, उसका कोई फायदा नहीं हिंदुओं को होने जा रहा है। जबरदस्ती हिंदुओं घरों को तोड़ा गया, इसकी टीएमसी की सरकार को आने वाले समय में जवाबदेही देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये थे सहारनपुर सदर से विधायक राजीव गुम्बर, जिन्होंने इमरान मसूद के बयान और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कड़ा विरोध जताया। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां बिजली विभाग की मनमानी के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दरअसल सिरसका गांव में किसान योगेंद्र ने कुछ दिन पहले बिजली का बकाया न देने के कारण बिजली विभाग ने उसका कनेक्शन काट दिया, जिसमें किसान ने उससे प्रार्थना की थी कुछ दिन में कि वो जमा कर देगा, लेकिन बिजली विभाग ने एक ना सुनी और कनेक्शन को काट दिया। विधायक मुकेश चौधरी ने भी बिजली विभाग को कहा था कि कनेक्शन ना काटे, जिसके चलते किसान की गेहूं की फसल खराब हो गई और जिसके चलते मानसिक तनाव के कारण किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है और आज हम एक आपको दास्तां दिखाएंगे एक किसान की। जी हाँ, जब किसान की फसल तैयार होती है तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। समस्याएं कैसे आती है? अभी बच्चों की पढ़ाई का समय, उनकी किताबें दिलवाना और काफ़ी सारे कहीं साहूकारी के पैसे देना, कहीं पर केसीसी का पैसा जमा करना, काफ़ी सारी समस्याएं आती है। लेकिन यहीं पर अगर फसल, यहाँ पर एक किसान है जिनका नाम है योगेंद्र। तो योगेंद्र एक किसान था और उनके साथ साथ उनकी ये फसल है, 7 बीघे उन पर ज़मीन थी। 7 बीघे ज़मीन होने के साथ साथ विद्युत विभाग ने बकाये होने के कारण उनकी जो कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के साथ साथ फसल देख सकते हैं आप, फसल जो है बिल्कुल सूखे में आकर के यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं और ये पेड़ थे, उनके पेड़ के साथ साथ भी देख सकते हैं अब ये पूरा सूखा आप देख सकते हैं, पूरा जो है
सूखा हो सका, यानी कि कबाड़ इसके अंदर नहीं है, जिसको खरपतवार कहते हैं। तो जो इसमें से गेहूँ निकलेगा वो बिल्कुल बारीक बारीक निकलेगा और कहीं ना कहीं फसल उसकी तबाह हो चुकी है। यानी कि उसने सोचा होगा कि कभी इससे फसल को तैयार करूंगा तो बिजली का बिल दूंगा, कहीं बच्चों की फीस दूंगा, काफ़ी सारे सपने उसने कहे होंगे। 7 बीघा उस पर ज़मीन थी, बिजली का कुछ कर्जा था, लेकिन कर्जे के साथ साथ मानसिक तनाव में आया और मानसिक तनाव में आने के साथ साथ उसने वो कदम उठा लिया जो शायद किसान को नहीं उठाना चाहिए था। सीधी बात करेंगे, हमारे साथ में उनके परिवार से ही हैं, किसान हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? मिंटू चौधरी। मिंटू चौधरी। आपके क्या लगते थे ये ताऊ का लड़का था, भाई लगता है। भाई लगता था। तो क्या हुआ था, मतलब क्या ऐसी घटना हुई आपको एकदम से नहीं पता लग पाया, अब बाद में पता लगा कि उस किसान ने जो है इस प्रकार से ऐसा कदम उठा लिया? उन्होंने 1.5 महीना से उनका बिल कनेक्शन कटा हुआ था राजपाल के नाम से, पिताजी थे राजपाल उनके, और योगेंद्र की घरवाली भी है फिलहाल। उन्होंने मौके पे बताया 10-15 दिन बाद में, वैसे तो 10 दिन से बेहोश थी, सही ढंग से पता नहीं लगा था। तो हमें पूछा भाई किस कारण हुआ, क्या हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा? उन्होंने कहा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसके बाद में फिर उन्होंने बताया कि हम 1.5 महीना से कनेक्शन खेत का कटा हुआ था, खेत में गेहूं में पानी आना था, पानी आने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना अड़ोस पड़ोस में किसी ने पानी दिया, न था किसी के पास में जिसके पानी लग जाए खेत में। तो बिजली का बिल बकाया होने के कारण में बिजली घर में भी गए, एसडीओ के पास में भी गए जोगिंदर जी, और जीआई साहब के पास में भी गए। तो उन्होंने कनेक्शन उनका काट रखा था 1.5 महीने से पहले। तो उन्होंने कनेक्शन जोड़ने के लिए मना कर दिया। उन्होंने, मैं कई बार प्रयास करी, 5, 7, 10 बार गए, मैं भी गया उनके साथ में, मुझे भी उन्होंने मना कहा कि भाई वो कनेक्शन जोड़ने का नहीं। उनके पास में कोई पैसा फूसा तो था नहीं। उन्होंने कहा भाई फसल कटने के बाद में हम पैसा दे देंगे, जोड़ दो फसल, इबाल दूध दी हरी गईयों में, तो गेहूं होने के बाद में कुछ पैसा जमा कर देंगे, कुछ आगे दे देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया था सब। तो उसे अपना तनाव शरीर में आ गया, मतलब जोर पड़ गया शरीर पे, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। वैसे में घर पड़ा कर थे अपने, तो उसमें फिर जाके अपने घेर में उसने फांसी लगा ली। तो हमें पता लगा, कम से कम हमें तो पता लगना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जी मैं होश में ही थी, होश में ही नहीं थी, मैं कहाँ से बताती। तो ये बात हुई। कितना बकाया होगा लगभग? यही 2-2.5 लाख के आसपास होगा। जमीन कितनी है इन पे? 7 बीघे जमीन। और कितनी उम्र हो रही होगी उनकी? उनकी कोई 35-36 के आसपास उम्र थी। 35-36 साल। हाँ। तो इसमें फिर आपने किसी को संज्ञान करने के लिए कहा, किसी से बात करी है कि अधिकारियों से कि यह कनेक्शन जुड़ गया, क्या हुआ? कनेक्शन तो हमें परसों आए हम, वो परसों की तारीख थी लगभग 13 तारीख के आसपास, उसमें कनेक्शन हमें जुड़ा मिला। और मुझे भी कॉल करी जय साहब के पास में, मैं कहा जय साहब उनका ऐसे कनेक्शन है, उनके गेहूँ तो खत्म हो ही लिए, पहली बात तो वहीं खत्म हो लिए, अब गेहूँ का ही खा होगा। तो जय साहब ने स्पष्ट मना करी कि तार जुड़ने का नहीं, बिना बकाए के जमा होने यहाँ के पर बाद। कुछ किसान यूनियन से भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर, जो किसान की जिस प्रकार से मतलब हालत है फिलहाल? आपको पता है कि सारे किसान कर्जे में हैं, और कर्जे के साथ साथ आपको देखा फसल उसकी तैयार खड़ी, क्या तैयार भी नहीं है तो खत्म ही होगी, क्या कहेंगे? शर्मा जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही दर्दनाक ये विषय उठाया। किसान तो ये तो बिजली महकमा में इतना भ्रष्ट हो रहा है शर्मा जी। एसडीओ मतलब खेत का तो आपने संज्ञान देख ही लिया, सारी वीडियो आपके सामने ही है। उसने यहाँ तक भी कहा जैसे इतने पीड़ित हो रहे थे, इतने दिमाग से डिप्रेशन में आया हो, उसे घर जाकर भी अपने सिर्फ घरवाली से बताया और किसी से बताई भी नहीं बात यह। और उसे इस मामले का रात को फांसी लगा ली। रात के समय फिर ने सुबह देखा, 2-10 दिन के तक उसकी घर की को दिमाग की हालत सही नहीं थी। तो उन्हें जैसे ही घर को इकट्ठा हो गया, पूछा ऐसा कदम क्यों उठा उसने। तो उसने फिर ये लास्ट में ये बताया कि इसे कहा था कि उधर से लोगों को कर्ज पहले से हो रहा, उधर फसल सूख गई, कहाँ से कर्ज उठा वो दूंगा मैं पैसे। उसी समय उसने फांसी लगा ली। ज़्यादा कोई आयु नहीं थी उनकी, यही 40-35 साल की आयु थी उनकी। 4 गुड़िया उनकी, एक छोटा बेटा है। परिवार का कोई ऐसा भी नहीं है, कोई अगर का खर्च हो, इतना 7 बीघे जमीन है उनके पास कुल। ये सब अब बता दिया इसको मिंटो भाई ने आपसे। बाकी ये सारी घटना आपके सामने है। विद्युत विभाग की इतनी तानाशाही हो रही है सब कुछ काम से, लेकिन उन्हें मनमानी कर रही है अपनी। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई तुम्हारा? बस कर लेंगे। नहीं, नाम क्या है आपका? यहीं रहते हैं, खेत आपका यहीं पे है? तो कनेक्शन उनका कटा था या क्या हुआ था? कलेक्शन कटा था जी। फसल उसकी तैयार थी। फसल कहाँ तैयार थी, ये आपके सामने है जी फसल, देख रहे आप। जब पानी की जरूरत थी आपसे बात करते हैं जी। नमस्कार जी। जब पानी की जरूरत थी, जब कनेक्शन कट गया, अब कनेक्शन जुड़ गया, उसका क्या फायदा होगा अब। ये है बात। यानी उसने सोचा होगा कि फसल आवेगी तो वो जमा कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी जी। और ये जब टाइम पर नहीं जुड़ा तो और क्या करता हो। 4 लड़के हैं, एक छोटा बड़ा लड़का है, तो लोगों का कर्ज कहाँ से देगा, बैंक का कहाँ से देगा। यह मजबूरी वो
बहुत सारे किसान ऐसा कर रहे हैं मजबूरी में, और क्या करेंगे मैं। यानी किसान की हालत कहीं फायदा हो नहीं पा रहा किसानों को। ये खेत देख लो आप, इसमें 50 किलो का बीघा गेहूँ निकलेगा, नुकसान में ही आ गया। 50 का भी निकलता है, बताओ जितना बीज गिरा उतना ही मिलेगा। अगली खबर उड़ीसा के पुरी से है, जहां अखिलेश और डिंपल यादव पुरी पहुंचे और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए। कुछ समय मंदिर में बिताने के बाद मंदिर परिसर में उपस्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी अधिकारियों सेवादार को धन्यवाद, साथ ही उन्होंने देशवासियों के मंगल की कामना की। भगवान का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। अच्छा, भगवान का जहाँ मैंने आशीर्वाद दिया है वही यहाँ के पूजनीय सम्मानित हमारे पुजारी लोगों ने और स्थानों को भी दिखा करके जो कार्यक्रम होते हैं वो संपन्न कराने का काम किया। मैं यहाँ के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रेस के लोगों के आने का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब भगवान का दर्शन करें और आपके माध्यम से पूरा देश न जाने भगवान के दर्शन किए तो बात अधूरी रह जाती है। आप लोग आए, आप लोगों के माध्यम से भगवान का जो दर्शन किया है, लोगों को भरोसा हो गया होगा कि हम लोग यहाँ दर्शन कर करके आ रहे हैं। क्यों लोगों का भरोसा क्यों होगा? आप दर्शन करेंगे तो लोगों का भरोसा क्यों आएगा? आपके माध्यम से लोग और जाने तो ये अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि भगवान जगन्नाथ न केवल हमारे आपके कल्याण करें बल्कि समाज और देश का भी कल्याण हो। जो सपना भारतीय लोग देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश आर्थिक रूप से, सामाजिक न्याय के रूप से ये भारत हो, और जो हमारे आज के समय पे चीजें हैं, जहां हमारा संविधान है, हमारा भारत है, हमें उम्मीद है कि कानून का राज भगवान जगन्नाथ देश में और मजबूती से लागू करेंगे। जहां न्याय का कानून लागू हो वहीं सामाजिक न्याय का भी राज की स्थापना हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो, और जो बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर है वो भी दूर हो। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ से मैं पूजा करके जा रहा हूँ। मैंने मांगा नहीं, मैंने आप सबके लिए मांगा है। धन्यवाद जी। ममता बनर्जी के बारे में मैं दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी का बधाई भी दूंगा कि उन्होंने इस तरह का मंदिर निर्माण का काम शुरू किया है। ये अच्छे काम है, पुण्य के काम है। और जो घटना हो रही है, मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटना हमारे देश में दोबारा कभी ना हो। अभी मंदिर परिसर में नहीं बोलेंगे, नहीं तो पुजारी लोग झगड़ा कर देंगे मुझसे। ठीक है। थैंक यू। नहीं, बहुत ही अच्छे दर्शन रहे और हमने पूरे पैसा परिवार धाम आए हैं, जगन्नाथ जी के शरण में आए हैं। ये पहली बार का दर्शन में? हाँ, मेरे लिए और बच्चों के लिए पहली बार। अच्छा, कैसी व्यवस्था रही, प्रशासन की जो व्यवस्था? नहीं, बढ़िया है सब। थैंक यू सर। भगवान जी के पास आए थे, अखिलेश जी और डिम्पल मैम आए थे, भीतर में गए और भगवान जी का सानिध्य लाभ किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान जी को अच्छी तरह से दर्शन किए। यहाँ पर पंडित लोगों से आशीर्वाद लिए और हर मंदिर घूमे। मेन मंदिर जो बट जगन्नाथ जी मंदिर है, बट गणेश मंदिर है, लक्ष्मी माता मंदिर है, विमला माता मंदिर है, ये सब मंदिर में घूमे और ध्वज चढ़ाए भगवान जी को और भगवान जी से आशीष मांगे कि सब लोगों का मंगल हो और विश्व का कल्याण हो। ये सब। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सुहेल यूसुफ ने एसएसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। सुहेल यूसुफ ने आरोप लगाया कि खरसा नंबर 301 में हमारी 21 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिसमें लगभग 13 बीघा जमीन पर धरातल कंपनी से जुड़े कुछ लोग अपना हक जताकर कब्जा करने की फिराक में हैं। सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में मैं मौजूद हूँ और एक देहरादून के व्यापारी अपने कप्तान साहब के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्हीं से जानेंगे आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल।
कैसे आए थे कप्तान साहब? मैं एक एप्लीकेशन लेके आया था। मेरी शिवालिक रेंज में 301 खसरा नंबर जमीन है, लगभग 21 से 22 बीघा जमीन। तो वो शुरू से 2003-4 से हमारे पास ही है। अभी धरातल ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, मुकीत अब्बासी, डॉक्टर मोइनुद्दीन उनका नाम है, और एक है राजू। ये लोग हमारी जमीन पर आए, दूसरे कागज दिखाए, दूसरी जमीन 4 खसरे नंबर जो कि नहीं, और उसमें बाउंड्री और हम लोग थाना अध्यक्ष साहब के पास गए थे, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कितने कुछ बीघे जमीन है, कुछ वर्ग गजों में जमीन? टोटल जो रकबा है वो लगभग 21 से 22 बीघे का है, लेकिन इन्होंने जो कब्जा किया है वो लगभग 11 से 12 बीघे। कब से कब्जा किए हुए? इन्होंने अभी फ्राइडे वाले स्थानीय थाने में गए होंगे आप कहीं? हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक थाने में बैठा, और हम लोगों को बस ये कहते रहे कि आप लोग अपने पेपर दिखाओ। मैंने अपने सारे पेपर उनकी टेबल पर रखे। वो जो पेपर लेके आए थे वो 300 खसरा नंबर 300 और कुछ 267, 268 कुछ थे। वो 301 के पेपर नहीं थे उनके पास। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर इनके पेपर चेक कर लो, लेकिन उनके पेपर कोई चेक नहीं करे, और हमारे पेपर्स पे उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कप्तान साहब के पास पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने फाइल जो है इसके साथ, मैं 11 तारीख में जब ये लोग, मेरे को मालूम चला हमारे चपरासी के वहाँ पर कि ये लोग कब्जा करने आए हैं, कुछ बाउंड्री का काम करने आए, तो मैं वहाँ पर गया अपने भाइयों के साथ। तो एक इनमें से राजू था, एक इंतजार था, एक इफ्तिखार था, डॉक्टर मोइनुद्दीन जी थे। तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। कुछ लोग इनके कमांडोज थे ब्लैक वर्दी में, उनके हाथ में वॉकी टॉकी और कुछ पिस्टल्स और कुछ 2 नाली बंदूकें थी, और ये हमारे पीछे भी भागे। मैं वहां से अपनी जान बचा ली। तो आपने देखा ये देहरादून निवासी वो व्यक्ति थे जिन्होंने धरातल जैसी कंपनी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, एक जांच का विषय है। तो लगातार हम आपको इस प्रकार जुड़ी खबर दिखाते रहेंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन भी किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। देखिए, यह जो देश की सरकार चल रही है, जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके और उसके बल पर जो हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जब सदन में जब गरीब लोगों की बात होती है, महिला की बात होती है, किसान की बात होती है, उसको उठाते हैं, तो उस आवाज को दबाने के लिए ताकि संसद में बोल न पावे और ईडी सीबीआई के बल पर उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, वो डरने वाले नहीं है। चाहे जितना वो ईडी सीबीआई की धमक दे करके सरकार जितना प्रताड़ित करना चाहती है कर ले, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस का एक एक सिपाही डरने वाला नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ा हादसा, दाल मिल की स्टोरेज यूनिट गिरी, 3 मजदूरों की मौत। गुरुग्राम जमीन मामले में ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, एजेंसी का दोबारा समन आया है। मैं हैरान हूं क्योंकि मैं इसी मामले को लेकर पहले भी 15 बार एजेंसी के सामने पेश हो चुका हूं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर आर राकेश कुमार ने बताया, हमने डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए SOP और गाइडलाइन जारी की। प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।